पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल नीट जी पटना पर। तो अगर आपने या आपके बच्चे ने नीट 2025 में क्वालिफाई किया है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का कोई मेडिकल कॉलेज या BDS कुछ भी मिलने जा रहा है, तब सबसे ज़रूरी क्या चीज़ हो जाती है? डॉक्यूमेंट्स की सही तैयारी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी ज़रूरी दस्तावेजों की, उस ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जो नीट काउंसलिंग के दौरान आपसे मांगे जाते हैं, चाहे वो MCC की काउंसलिंग हो, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट की काउंसलिंग हो या प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग हो, जिससे आपका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट जो हर काउंसलिंग में ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑल इंडिया कोटे की, उसके बाद साइमल्टेनियसली मैं आपको बिहार जो UGMAC की काउंसलिंग होती है उसके बारे में भी बताता चलूँगा। तो सबसे ज़्यादा पहले चाहिए आपको, जब भी आप काउंसलिंग करवा लेते हैं उसके बाद आपको चाहिए जो आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय MCC या UGMAC बिहार। अब जब आपको सीट मिल जाती है तब वो आपको अलॉटमेंट लेटर देते हैं, आपको उसे डाउनलोड करना होता है और उस दस्तावेज को आपको डॉक्यूमेंट्स को रखना होता है। अगर आप UGMAC की काउंसलिंग करवाते हैं तो उसके अंदर भी आपकी जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होता है वो होगा, और उसके बाद साथ ही जब आप UGMAC की काउंसलिंग करवाते हैं तब पार्ट A और पार्ट B जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल करते हैं उस समय वो डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड करके रखना होता है, वो भी आपसे एडमिशन के दौरान मांगा जाता है। अब जो दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है एडमिट कार्ड ऑफ एग्ज़ाम इशूड बाय NTA। अब आपने जो नीट का एग्ज़ाम दिया था, जो NTA ने आपको एडमिट कार्ड अलॉट किया था, उस एडमिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग के दौरान। अब उसके बाद चाहिए रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय NTA। अब जो आपका रिजल्ट आया था 14 जून को, तो वो जो रैंक कार्ड था उसकी ज़रूरत भी काउंसलिंग के दौरान आपको पड़ती है। अब उसके बाद आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम। या तो जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, या अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो अंकित है, वो लिखा हुआ है, तब जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। अगर नहीं है तब आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र आपको काउंसलिंग के लिए तैयार करके रखना चाहिए। इसके अलावा आपको क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट होती है, जो मार्कशीट होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग के समय। उसके बाद क्लास 10+2 की जो सर्टिफिकेट होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग के समय। और उसके बाद जो क्लास 10+2 की मार्कशीट है वो भी चाहिए। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आती है 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो आपने फ़ोटो NTA एप्लीकेशन में डाला था, एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन में डाला था, वही सेम फ़ोटो आपको 8 से 10 कॉपी उसकी लेके जानी होती है ड्यूरिंग एडमिशन टाइम। तो आपको ये चीज़ें तैयार करके रखनी है। अगर आपके पास वो फ़ोटो अभी नहीं है या कम है तो अभी भी समय है, आप उस फ़ोटो को बनवा करके रख लीजिए। अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या? कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी जिसमें ये प्रूफ हो कि आपका नाम वही है, तो वो आई बिलीव कि सबके पास आधार कार्ड होगा ही, तो वो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होता है काउंसलिंग के समय ड्यूरिंग एडमिशन के टाइम पे। अब इसके बाद जो NRI कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत सारे बच्चे जो NRI कैंडिडेट के थ्रू, NRI के थ्रू अपनी सीटें लेते हैं, उनके लिए पासपोर्ट कॉपी ऑफ
स्पॉन्सर जो है आपका, जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है उस सीट के लिए, उनकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और एम्बेसी से सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके अलावा स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट भी चाहिए होता है कि जो जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उससे आपका रिलेशनशिप क्या है, और रिलेशनशिप एफिडेविट भी आपको चाहिए। और इसके अलावा जो भी खर्च उस मेडिकल कॉलेज में होने वाला है, अगर बच्चा एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन ले रहा है, तब वो जो एफिडेविट बनती है उसमें ये लिखा होता है कि जो पूरा खर्चा है वो स्पॉन्सर उठाने के लिए तैयार है। अब जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उनको कार्ड नंबर, डॉक्यूमेंट और बाकी जो चीज़ें होती है वो मैंडेटरी होती है। अब जो अगली महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो परफॉर्मा दिया हुआ है वो अलग है, और जो जिला में इशूड होता है या जो ब्लॉक लेवल पे इशूड होता है या जो अनुमंडलाधिकारी इशू करते हैं उसका फॉर्मेट अलग होता है, तो क्या ये मान्य होगा? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्राउचर में ऐसा बोला जाता है कि एससी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ऐसा बताया जाता है कि जो भी फॉर्मेट दिया गया है उसके अंदर ही वो जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो उस तरीके का ही बनना चाहिए। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल में बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तब जो ब्लॉक लेवल पे या एसडीओ लेवल पे वो आपको उस फॉर्मेट में बनाकर नहीं देते। बाकी आप जानते हैं कि ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं और वो ऑनलाइन ही आपकी SC ST की सर्टिफिकेट या बाकी कोई भी सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी आपको किसी साउथ इंडिया का कॉलेज अलॉट होता है उस समय क्या होगा कि जो हमारी सर्टिफिकेट होती है बिहार की वो जनरली हिंदी में होती है, तो वो वहाँ पे मान्य नहीं होता। आपको उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें चेंज कराना होता है, उसे सर्टिफाई कराना होता है और वो वैलिड होता है वहाँ के कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे। अब जो बच्चे OBC नन क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए इफ एप्लीकेबल OBC नन क्रीमी लेयर एज पर सेंट्रल लिस्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो द सब कास्ट शुड बी टैली विथ सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC। जो आपकी जाति है वो टैली करनी चाहिए जो सेंट्रल की लिस्ट होती है OBC कैटेगरी की उसके अंदर, और आप NCL के अंदर आना चाहिए। NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, जब आपके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है जिसकी भी, तो वो बिहार में OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और आप नॉन क्रीमी लेयर क्लेम कर सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट मस्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब अगेन इसमें आता है कि जो फॉर्मेट हम दे रहे हैं उसी में आपको बनवा के लेके आना है ड्यूरिंग काउंसलिंग। बट यहाँ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फॉर्मेट में आपको बिहार से इशू होता है वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स मान्य होगा ड्यूरिंग काउंसलिंग। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप जनरल के हैं और आपकी परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है दिस करेंट ईयर का, अगर आप रिपीटर हैं, पिछले साल भी आपने अपनी EWS सर्टिफिकेट बनवाई थी, तो वो इस साल वैलिड नहीं होगी। जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो करेंट ईयर का ही वैलिड होता है। तो अगर आपके पास करेंट ईयर का EWS सर्टिफिकेट नहीं है तब आपको चाहिए कि आप उसे बनवा लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको काउंसलिंग के दौरान पड़ने वाली है। और अगर आपने वो सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपकी जो अलॉटेड सीट है वो निरस्त हो जाएगी और आपको जनरल कैंडिडेट मान लिया जाएगा। तो आपको अभी से उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज जो हैं इन चीज़ों के अलावा अलग से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो वो जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है तब आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे या कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है उसके थ्रू देख के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी चाहिए कि ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको क्या क्या लेकर उस कॉलेज में विजिट करना है। अब
कुछ जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनको डिसेबिलिटी है और वो अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को क्लेम कर रहे हैं, तब आपको चाहिए कि जो ऑथराइज मेडिकल जो बोर्ड है उनके सामने जो जाकर आपको अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवानी होगी। ये नहीं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में गए और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया कि हम दिव्यांग हैं, वो मान्य नहीं होता। जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसके अंदर कॉलेज की पूरी एक लिस्ट होती है, आपको उन्हीं कॉलेजों में से किसी एक हॉस्पिटल में या कॉलेज में विजिट करना होता है और वहाँ जाके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवानी होती है और वही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके लिए मान्य होगी ड्यूरिंग काउंसलिंग। अब जो गैप सर्टिफिकेट, एक और ज़रूरी दस्तावेज जो गैप सर्टिफिकेट है, गैप सर्टिफिकेट के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था। आप चाहें तो उसे डिटेल में जाकर वो देख सकते हैं, लिंक हमने अपने इस YouTube के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे रखा है। अब मैं संक्षेप में बता दूं कि ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर आपने इस वर्ष मतलब 2025 में नीट बोर्ड का एग्ज़ाम भी दिया था 10+2 का, और नीट का भी एग्ज़ाम दिया था और आप नीट क्वालिफाई कर गए हैं और आप इस वर्ष ही MBBS की सीट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तब आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 10+2 का एग्ज़ाम 2024 या उससे पहले के वर्षों में दिया है, तब आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है। और आपको चाहे तो आप अभी से इस गैप सर्टिफिकेट को बनवा के या उसके जो प्रोसीजर्स हैं उसको जान समझ के रख सकते हैं, ताकि कम समय मिलने के बावजूद भी आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकें और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रेडी कर सकें। अब इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और होते हैं, जैसे कि जो स्टेट स्पेसिफिक या जो डीम यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जो डीम यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसके काउंसलिंग के समय मांगे जाते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आप जब स्कूल से जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है बेसिकली, उस सर्टिफिकेट को भी कई बार काउंसलिंग के दौरान मांगा जाता है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। इसके अलावा कई कॉलेज जो हैं वो काउंसलिंग के समय में करेक्टर सर्टिफिकेट की भी डिमांड करते हैं कि हमें करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और आपको मैंने बताया होगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है कि जब भी आप साउथ के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, आपको चाहे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई हो या किसी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हों, तब आपको उस समय बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब कि ये स्कूल जिस स्कूल से आपने अब तक की पढ़ाई की है, मतलब कि 5th क्लास से लेके 12th तक की पढ़ाई की है, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो ये साइन करके देते हैं कि ये बच्चा इस वर्ष में मेरे क्लास में पढ़ रहा था, मेरे स्कूल में पढ़ रहा था। इसकी वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसको वो सर्टिफाई करते हैं। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि अपनी जो शिक्षा है वो प्राइमरी एजुकेशन कहीं और से लेते हैं, उसके बाद जो मिडिल स्कूल तक है वो किसी और स्कूल से पढ़ते हैं, फिर हाई स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज लेवल पे जाते हैं, तो उनके ये 3-4 स्कूल हो जाते हैं चेंज। तो जब भी आपको साउथ इंडिया का कोई भी कॉलेज अलॉट होगा तो वो वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट तब आपने जिस स्कूल से पढ़ाई की है उस स्कूल से आपको वो सर्टिफिकेट लेना होता है, इंक्लूडिंग मार्कशीट। आपको मार्कशीट भी चाहिए उस समय। वो 5th क्लास से लेकर 12th तक की मार्कशीट मांगते हैं और उसके अंदर वो लिखा होता है कि ये प्रिंसिपल साहब का सिग्नेचर होता है कि ये बच्चा इस वर्ष से इस वर्ष तक क्लास 5th से लेकर 8th तक या क्लास 5th से लेकर 10th तक मेरे स्कूल में पढ़ रहा था और उसके जो मार्क्स थे वो इस तरीके से थे, उसका जो कैरेक्टर था वो इस तरीके से था। ये चीज़ चाहिए होती है साउथ के कॉलेज में एडमिशन के टाइम। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी डिमांड की जा सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रजिस्टर्ड डॉक्टर से साइन कराया हुआ कि आप मेडिकली फिट हैं। नॉर्मली ये जो प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज वाले एडमिशन के बाद खुद ही कर देते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपको अलग से बनवा कर लेके जाना होता है। अब
ज़रूरी टिप्स, सभी डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 5 सेट्स जो फोटोकॉपी होती है, जेरोक्स कॉपी जिसे बोलते हैं वो, और ओरिजिनल, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 5 से 6 सेट बनाकर आपको जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में आपको रखना चाहिए। और हर डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर लें। चाहे तो आप जो काउंसलिंग है उस समय जब आप कॉलेज में जाएंगे तब आप उस समय साइन कर लें और उसे सेटिस्फाई कर दें। और एक टिप देना चाहूँगा कि आपको एक अभी से ही एक अच्छा सा फोल्डर लेकर आना है, फोल्डर को बना के रख लेना है। उसमें जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं जो मैंने बताया है वो ज़रूरी दस्तावेज ओरिजिनल प्लस जो उसकी स्कैन्ड कॉपी है, जो उसकी जेरोक्स कॉपी है, सभी की 5-5 सेट आपको बना के अलग से रख लेना चाहिए, ताकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं तब उस समय आपको भागम भाग करने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तब वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि चलो हम यहाँ से जेरोक्स करके दे देते हैं, आपको भागकर मार्केट में जाना होगा और जेरोक्स कॉपी के लिए। तो बेहतर है कि आपको पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। और डिजिटल फॉर्मेट में PDF JPG में भी स्कैन करके आप अपने गूगल ड्राइव या ईमेल में सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब भी उसकी ज़रूरत हो तब आप उसे दे सकें। अब जो बोनस टिप्स, कुछ कॉलेज में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की भी डिमांड की जाती है और आपको उस समय एंटी रैगिंग की जो सर्टिफिकेट है वो देना होता है कि मेरा बच्चा कॉलेज में जब पढ़ाई करेगा तो वो रैगिंग के किसी भी कार्य में भाग नहीं लेगा, और रैगिंग करता हुआ पाया गया और दोषी पाया गया तो उसे कॉलेज से निकाला जा सकता है। इस तरीके का एक सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी नीट UG 2025 काउंसलिंग में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ज़रूरी बात, और अगर आप हमारा पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काउंसलिंग सपोर्ट हम आपको देंगे। और अगर एक और बात, अगर आप हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग हमारी लेते हैं और हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाते हैं, तब जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ़र है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है और आपने हमारे थ्रू वो पेड काउंसलिंग करवाई है, तब हम उन बच्चों को एक स्टेथोस्कोप देंगे। और जो भी बच्चे हमारे थ्रू प्राइवेट MBBS कॉलेज की काउंसलिंग करवाते हैं उनके लिए हम फर्स्ट ईयर MBBS की बुक फ्री में देंगे। तो धन्यवाद, आपने इस हमारे वीडियो को देखा और आशा करता हूँ कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर MBBS जर्नी।